क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी रानी थी जिससे ब्रिटिश साम्राज्य सचमुच डरता था? युद्ध के मैदान में कोई योद्धा नहीं, बल्कि एक शासक, एक मां जो अपने बेटे के सिंहासन और अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए लड़ रही थी। यह सिख साम्राज्य की अंतिम रानी, महारानी जिंद कौर की अविश्वसनीय कहानी है। 19वीं सदी के मध्य में पंजाब में सिख साम्राज्य शक्ति और धन का प्रतीक था। महान महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दरबार में उथल पुथल मच गई। इस अराजकता में एक अविश्वसनीय शक्ति की प्रतिमूर्ति का आगमन हुआ, महारानी जिंद कौर। अपने युवा बेटे दलीप सिंह के लिए शासक के रूप में उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की बागडोर संभाली। पूरे भारत में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे अंग्रेजों ने उन्हें अंतिम बाधा के रूप में देखा। वे उसे केवल सेनाओं से नहीं हरा सकते थे, इसलिए उन्होंने पहले उसके चरित्र को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने उसे पंजाब की मैसालिना कहा, एक निंदनीय लेबल जिसका उद्देश्य उसे एक व्यभिचारी और सत्ता की भूखी मोहक के रूप में चित्रित करना था। ब्रिटिश अधिकारियों ने तीखी रिपोर्टें लिखीं, जिसमें उसे अनियंत्रित कामुकता वाली महिला के रूप में वर्णित किया गया, जो उनके खिलाफ साजिश रचने के लिए गुप्त परिषदें आयोजित करती थी। ये केवल अपमान नहीं थे, वे एक सोची समझी रणनीति थीं। उसे अपने ही लोगों और दुनिया की नजरों में बदनाम करके उन्होंने उसकी सत्ता को कमजोर करने और अपने आक्रमण को सही ठहराने की उम्मीद की। उन्होंने दावा किया कि वह एक राक्षसी थी जो विद्रोह भड़का रही थी, जबकि वास्तविकता में वह सिर्फ एक रानी थी जो अपने राज्य को एक विदेशी आक्रमणकारी से बचाने की कोशिश कर रही थी। ब्रिटिश प्रचार तंत्र अथक था, जिसने एक विद्रोही महिला का एक ऐसा व्यंग्य चित्र बनाया जिसे जीतना उस दुर्जेय नेता की तुलना में आसान था जो वह वास्तव में थी। उन्होंने व्यवस्थित रूप से उसकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दिया और आने वाले समय के लिए जमीन तैयार की। युद्ध। अंग्रेज अपनी सीमा पर एक मजबूत स्वतंत्र सिख साम्राज्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, खासकर एक ऐसी महिला के नेतृत्व में जिसे वे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। उसकी अवज्ञा सीधे दूसरे आंग्ल सिख युद्ध का कारण बनी। इस बार अंग्रेज सिख साम्राज्य को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए दृढ़ थे। कई क्रूर लड़ाइयों के बाद अंग्रेज विजयी हुए। 1839 में पंजाब को औपचारिक रूप से ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य में मिला लिया गया। युवा महाराजा दलीप सिंह को अपना राज्य सौंपने के लिए मजबूर किया गया और प्रसिद्ध कोह-ई-नूर हीरा रानी विक्टोरिया को उपहार में दिया गया। जिंद कौर के लिए उसके राज्य का खोना उसके दुःस्वप्न की केवल शुरुआत थी। अंग्रेज जानते थे कि जब तक वह स्वतंत्र रहेगी, वह प्रतिरोध का प्रतीक बनी रहेगी। उसकी सजा तेज और क्रूर थी। अंग्रेजों ने उसे उसके 10 साल के बेटे दलीप से अलग कर दिया। एक मां के दिल के दर्द की कल्पना कीजिए जो अपने इकलौते बच्चे से बिछड़ गई हो, जिसे बाद में एक उचित अंग्रेजी सज्जन के रूप में पाला पोसा जाने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया था। जिंद कौर को एक राज्य कैदी घोषित कर दिया गया। उससे उसका पद, उसकी गरिमा और उसका धन छीन लिया गया और उसे एक अल्प भत्ते पर सीमित कर दिया गया। उसकी पहली कैद की जगह दुर्जेय शेखुपुरा किला थी, लेकिन उसकी आत्मा नहीं टूटी। पत्थर की दीवारों के पीछे भी उसके प्रभाव से डरकर अंग्रेजों ने उसे और दूर कुख्यात चुनार किले में स्थानांतरित कर दिया, जो एक दूरस्थ था, और भारी सुरक्षा वाली जेल जो उसकी मातृभूमि से सैकड़ों मील दूर थी। उन्होंने सोचा कि उसे अलग थलग करके वे अंततः विद्रोही रानी को चुप करा सकते हैं। वे गलत थे। चुनार किले की अंधेरी अकेली दीवारों के अंदर महारानी जिंद कौर ने भारतीय इतिहास के सबसे दुस्साहसी पलायनों में से एक की योजना बनाई। अंग्रेजों का मानना था कि वह एक टूटी हुई महिला थी, लेकिन वह केवल अपना समय बिता रही थी। एक दिन उसने एक विनम्र नौकरानी के रूप में अपना भेष बदला, अपने चेहरे और शरीर को साधारण कपड़े में लपेट लिया। अंधेरे की आड़ में वह अपने पहरेदारों से बच निकली और किले से बाहर निकल गई। यह अविश्वसनीय बहादुरी का कार्य था, लेकिन उसकी आजादी की यात्रा अभी शुरू हुई थी।
उसे शत्रुतापूर्ण क्षेत्र के माध्यम से 800 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करनी पड़ी। लगातार ब्रिटिश अनुयायियों के लिए अपनी पीठ देख रही थी। उसका गंतव्य नेपाल का स्वतंत्र राज्य था। पैदल और पालकी से एक खतरनाक यात्रा के बाद हर मोड़ पर कब्जा से बचते हुए उसने अंततः सीमा पार की और काठमांडू पहुंची, जहां उसे शरण दी गई। अंग्रेज अपमानित हुए। जिस रानी को उन्होंने सोचा था कि उन्होंने बंद कर दिया है, वह एक बार फिर से स्वतंत्र थी, जो पंजाब की आत्मा को कुचलने में उनकी विफलता का एक जीवंत प्रमाण थी। हाल में जिंद कौर सुरक्षित थी, लेकिन वह चुप नहीं थी। यद्यपि वह निर्वासन में रहती थी, उसका दिल पंजाब में ही रहा। उसने वर्षों तक समर्थन जुटाने, सहयोगियों को गुप्त पत्र भेजने और अपने बेटे को उसके सिंहासन पर बहाल करने की साजिश रचने में बिताए। उसने कभी लड़ना नहीं छोड़ा। इस बीच उसका बेटा दलीप सिंह इंग्लैंड में एक अलग दुनिया में रह रहा था। वह ब्रिटिश प्रभाव में बड़ा हुआ था, अपनी भाषा, अपने विश्वास और अपनी मां को भूल गया था। 13 लंबे दर्दनाक वर्षों के अलगाव के बाद अंग्रेजों ने अंततः एक पुनर्मिलन की अनुमति दी। जिंद कौर, जो अब आंशिक रूप से अंधी और अपनी वर्षों की कठिनाइयों से कमजोर हो गई थी, ने लंदन की यात्रा की। यह बैठक, जो केंसिंगटन के एक होटल में हुई, बहुत भावुक थी। अपनी मां को देखकर दलीप की अपने अतीत और अपनी विरासत की भूली बिसरी यादें ताजा हो गईं। उसने अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष उसके साथ बिताए, अंग्रेजी अभिजात वर्ग के भीतर पंजाबी राजकुमार को फिर से जगाया और उसे उस राज्य की याद दिलाई जो उन दोनों से चुरा लिया गया था। महारानी जिंद कौर का 1863 में लंदन में निधन हो गया। अंग्रेज, जो मृत्यु में भी उसके प्रभाव से डरते थे, ने उसके शरीर को भारत में अंतिम संस्कार करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। उसके बेटे को उसका अंतिम संस्कार बंबई में करवाना पड़ा। दशकों बाद तक उसकी राख को अंततः लाहौर वापस नहीं लाया गया और उसके पति महाराजा रणजीत सिंह के बगल में दफनाया गया। आज महारानी जिंद कौर को ब्रिटिश प्रचार की मेसालिना के रूप में नहीं, बल्कि निडर विद्रोही रानी के रूप में याद किया जाता है। वह प्रतिरोध का एक शक्तिशाली प्रतीक है, एक मां जिसने अपने बेटे और अपने लोगों के लिए एक वैश्विक साम्राज्य से लड़ाई लड़ी। उसकी कहानी एक अनुस्मारक है कि भारी शक्ति के सामने भी स्वतंत्रता के लिए मानव आत्मा की इच्छा को कभी भी वास्तव में बुझाया नहीं जा सकता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी उतनी ही प्रेरणादायक लगी जितनी हमें लगी, तो कृपया उस लाइक बटन को दबाएं और इतिहास के अविश्वसनीय व्यक्तित्वों की अधिक कहानियों के लिए सदस्यता लें। अगली बार मिलते हैं।